हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उसके अनुसार तृतीय प्रश्न पत्र का जो भाग बी या खंड बी ब बोले विज्ञान तकनीकी एवं जन स्वास्थ्य, उसमें इकाई 2 है। कल मैंने इकाई 3 गलती से बोल दिया, तो इकाई 2 है एक्चुअली में, जिसमें जो कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित बातें कही गई हैं। और इसमें अपन पढ़ रहे थे कंप्यूटर के प्रकार विशेषताएं। ये दोनों टॉपिक कवर कर लिए थे, प्रकार और विशेषताएं। आज हम पीढ़ी से शुरुआत करेंगे। हालांकि इससे पहले थोड़ा सा जो कल जो पढ़ा था उस पर बड़ी बड़ी नज़र डाल लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले अपन ने कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूटर शब्द से होती है देखा था। परिभाषा देखी दो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, और जो ट्रेडिशनल परिभाषा होती है थे कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो निर्धारित आंकड़ों को दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रसंस्करण के द्वारा उपयोगकर्ता को उपयोगी सूचना परिणाम देते हैं। और डिक्शनरी के अनुसार क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो अनेक तर्कपूर्ण गणनाओं को प्रयोग किया जाता है। इसमें फुल फॉर्म देख लिया था। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कार्य प्रणाली के बारे में देखा था। इसमें देखो इनपुट होता है, आउटपुट होता है, बीच में प्रोसेसिंग सीपीयू की द्वारा की जाती है। इसके बाद में अपन ने विशेषता देखी, देखो गति देखी, ठीक है, सबसे तीव्रता से काम करता है, एमआईपीएस में नापा जाता है। शुद्धता बहुत सटीक होती है, अरबों गणनाएं कर सकता है। गोपनीयता, पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। स्वचालित, एक बार कमांड दे दो तो भाई अपने आप काम करता रहता है। उच्च भंडारण क्षमता, कई प्रकार की हाई टाइप की मेमोरी का उपयोग किया जाता है। इस टाइप परमानेंट होती हैं भाई, है ना। और जल्दी निर्णय के, पहले से ही ऑलरेडी कोई स्टोर इन्फॉर्मेशन है तो अब तुरंत ही उसको कमांड दे दिया जाता है। तो स्पीड भी बहुत तेज होती है। विविधता, कई टाइप के अपन काम कर सकते हैं इससे। कम लागत होती है और आकार भी छोटा होता है। सोचने की शक्ति और भावना का अभाव है ना। और कर्मठता मतलब थकता नहीं है, ठीक है, एक बार कमांड दे दो चलता रहता है। विश्वसनीयता, विश्वसनीय है, ठीक है। पासवर्ड वगैरह अपन उपयोग कर सकते हैं तो कोई अपनी सूचना को उठा नहीं सकता है। प्रकार में देखा था अपन ने क्लासिफिकेशन, आकार के आधार पर, ठीक है, उद्देश्य के आधार पर और अनुप्रयोग के आधार पर। आकार के आधार पर माइक्रो, मिनी, मेन फ्रॉम, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। और अनुप्रयोग के एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। और उद्देश्य के आधार पर जनरल और स्पेशल वाले। तो आकार के आधार पर जो ऐसे माइक्रो कंप्यूटर 70 में जैसे माइक्रो प्रोसेसर आ जाता है, उसकी क्रांति होती है एक टाइप से। छोटे कंप्यूटर बनाना संभव होता है, जैसे कि डेस्क या ब्रीफ केस में बना लेते हैं इनको। एक कंप्यूटर में कीमत में सस्ते थे, आकार में छोटे थे, व्यक्तिगत उपयोग के लिए होते हैं, इसलिए अपने पीसी कहते हैं, पर्सनल व्यक्तिगत कंप्यूटर कहते हैं। इसमें एक ही सीपीयू का प्रयोग कर एक ही व्यक्ति कर सकता है, तो क्षमता इनकी थोड़ी सीमित होती है। लैपटॉप वगैरह जो होते हैं ना, उनके उदाहरण होते हैं। वर्क स्टेशन थोड़ा इन्हीं के समान होते हैं माइक्रो कंप्यूटर के, लेकिन अधिक शक्तिशाली होते हैं। इनसे जटिल कार्य को आराम से कर सकते हैं वो, है ना। और इसमें भी सिंगल यूजर के द्वारा ऑपरेट होते हैं। मिनी कंप्यूटर ये माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े ज़्यादा तुलना में बड़े होते हैं और मध्यम स्तर की छोटी बड़ी कंपनियां होती हैं, उपयोग कर सकती हैं। 500 से 200 तक इनमें कंप्यूटर की संख्या होती है। मिनी कंप्यूटर एक से अधिक यूजर के साथ का, उसमें अभी तक अपन ने जो माइक्रो कंप्यूटर या फिर वर्क स्टेशन कंप्यूटर है उसमें एक यूजर काम कर सकता है। इसमें एक से ज़्यादा यूजर काम कर सकते हैं। इसमें एक से अधिक सीपीयू लगा, उसमें केवल एक ही सीपीयू लग रहा था। मिनी कंप्यूटर का उपयोग इसमें अपन आरक्षण प्रणाली वगैरह में। मेन फ्रेम का आकार में मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं। भंडारण क्षमता भी बड़ी होती है, तीव्रता भी अधिक होती है, ठीक है। डाटा 24 घंटे कार्य कर सकते हैं, छोटी बड़ी गणना कर सकते हैं इसमें ना। ये सब चीज़ें होती हैं इसमें ना। इसमें जो सैकड़ों यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी और बैंकों में इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। रेल यात्रियाँ। सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करें तो 500 फ्लॉप्स की क्षमता से कार्य करने वाले और सेकंड में अरबों गणना करने वाले सुपर कंप्यूटर कहते हैं इनको अपन। नॉन वन ह्यूमन सिद्धांत पर कार्य करता है। अनेक ईएलयू एक ही सीपीयू का एक भाग होते हैं और हर एक ईएलयू का अलग निश्चित काम करने की क्षमता होती है उनकी, ठीक है। और समांतर क्रिया में लगे रहते हैं, इनको समांतर प्रक्रिया भी कहते हैं इनको। उदाहरण के तौर पर देखा जाता है तो जो परम सुपर कंप्यूटर है, भारत का सुपर कंप्यूटर नैक हो गया, क्रे हो गया, ये सब होते हैं। मौसम की भविष्यवाणी करना, बड़े बड़े काम का जो होते हैं ना सुपर कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं। अनुप्रयोग के आधार पर एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड 3 टाइप के होते हैं। एनालॉग में अपन एनालॉग सिग्नल के द्वारा काम किए करते हैं अपन, ठीक है। जैसे भौतिक क्वांटिटी वगैरह होती है ना, दाब, तापमान, लंबाई, इनको एनालॉग कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। इनमें आंकड़ों को संग्रहित नहीं कर सकते हैं, क्षमता इनकी तीव्र होती है
और एनालॉग कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल पंप वगैरह में वोल्टमीटर, थर्मामीटर में इनमें एनालॉग कंप्यूटर उपयोग होते हैं। घड़ी वगैरह होती है ना, वो एनालॉग घड़ी। डिजिटल वोल्टमीटर के बारे में देखा है तो डिजिटल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, अपना सारा का डिजिटल तकनीक से करता है, और इसका मतलब होता है बाइनरी डिजिट 0-1। कम तीव्र होते हैं लेकिन ये ज़्यादा शुद्ध होते हैं, अधिक शुद्ध होते हैं और सूचनाओं को संग्रह कर सकते हैं। गणितीय तार्किक गणना करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, और इनके जो 4 बेसिक फंक्शन होते हैं डिजिटल कंप्यूटर के: इनपुट आउटपुट, मुख्य मेमोरी और कंट्रोल यूनिट और ALU। डिजिटल घड़ी इसका एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। हाइब्रिड में मतलब दोनों का अपन कम्बिनेशन कर दो, है ना। एनालॉग डिजिटल इन संकृत अनेक गुणों से युक्त होते हैं, यानी तीव्रता भी होगी, शुद्धता भी होगी, है ना। उद्देश्य के आधार पर सामान्य उद्देश्य और विशेष। सामान्य उद्देश्य मतलब भाई सिंपल था, अपन को गाना चलाना है, संगीत सुनना है, ठीक है, अपन को डाटा चिट्ठी बनाना है ना, लेटर टाइप करना है, बट प्रोसेसिंग, ये सामान्य उद्देश्य। यदि अपन को कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है, ठीक है, ऑडियो मिक्सिंग, वीडियो मिक्सिंग, स्पेस कंट्रोल, मेडिकल क्षेत्र वगैरह, है ना, रिसर्च वगैरह, इसे काम करने हैं तो स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर इसमें ये महंगे होते हैं। ठीक है, और इसके लिए मतलब अधिक स्किल की आवश्यकता होती है। अब आते हैं अपन मुख्य टॉपिक पर, कंप्यूटर के विकास की पीढ़ियाँ, जनरेशन। देखो, कंप्यूटर की पीढ़ी से ये जनरेशन अपन बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? अपन हर बार बोलते हैं कि 2G, 3G, 4G, 5G, मोबाइल के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, AI के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में अपन जनरेशन, और जनरली अपन आम भाषा में बोलते हैं कि ये पहली पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी है। तो पीढ़ी से तात्पर्य, जनरेशन तात्पर्य होता है कि कंप्यूटर की तकनीक और हार्डवेयर में, यहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित बात कर रहे हैं अपन, तो कंप्यूटर की तकनीक और हार्डवेयर अपन यहाँ पर देखेंगे तो अपन को पता लग जाएगा भाई कि एक्चुअल में है क्या, तकनीक और हार्डवेयर में कितने परिवर्तन हुए हैं। बहुत जमीन। देखो भाई, जब स्टार्टिंग में जब 1940 के समथिंग जब स्टार्टिंग हुआ कंप्यूटर के बारे में, तब एक बहुत बड़े कमरे के आकार का कंप्यूटर हुआ करता था। आज देख रहे हैं अपन सिंपल सा, अपन एक अपने रिस्ट पे भी घड़ी बांध रहे हैं, उतने आकार का हो गया है कंप्यूटर, और भी छोटे छोटे हो गए हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं तकनीकी में परिवर्तन, हार्डवेयर में परिवर्तन, इन्हीं को अपन पीढ़ी कहते हैं, कंप्यूटर की पीढ़ी। तो ये अभी तक अपन 5 पीढ़ी को पढ़ेंगे, जो 5वीं जनरेशन चल रही है। तो सबसे पहले से स्टार्टिंग इनका वेरी शॉर्ट है, ये तो टेबल बनाई हुई है, इसके बाद हम इनका डिटेल भी पढ़ेंगे अपन। तो पहले प्रथम पीढ़ी में देखा गया था कि प्रथम पीढ़ी 40 से 59 तक चलती है। डिवाइस में अपन वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल करते थे, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, निर्वात ट्यूब कहते हैं इसको। और स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम प्रयोग करते थे। गति इनकी मिली सेकेंड में होती थी। देखो, ये इनका सीक्वेंस है, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, है ना मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। और यहाँ पर जो भाषा होती थी, मशीनी भाषा होती, एनियो और यूनिवैक इनके उदाहरण हो जाते हैं। देखो, यदि 2 नंबर में भी आता है तो अपन सीधा लिखते हैं प्रथम पीढ़ी 1940 से 1959। डिवाइस निर्वात ट्यूब होती है, मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए उपयोग होता है, गति मिली सेकेंड में, मशीनी भाषा और यूनिवैक, एनियक और यूनिवैक उदाहरण होते हैं। दूसरी पीढ़ी 59 से 65 तक चलती है। यहाँ पर ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगता है। इससे एक क्रांति होती है और बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आता है। चुंबकीय भंडारण क्षमता मेमोरी की तरह होती है, माइक्रो सेकंड स्पीड में होती है, कोबल और फोर्टॉन की भाषा यूज होती है। और IBM 1620, IBM 1401 इसके उदाहरण हैं। तृतीय पीढ़ी के बारे में बात करें, IC आ जाती है भाई, IC, है ना। तो चुंबकीय टैप और डिस्क भंडारण क्षमता का उपयोग होता है इसमें, नैनो सेकंड में स्पीड होती है। और PL1 और पास्कल जैसी भाषाएं, है ना, PL1, पास्कल, बेसिक जैसी भाषा उपयोग करते हैं अपन। और उदाहरण के तौर पर IBM 360, IBM 370, 168 और हनीवेल 6000 और PDP, पर्सनल डाटा प्रोसेसर जैसे उदाहरण है इसके। चौथी पीढ़ी में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये टेक्नोलॉजी होती है। अर्धचालक मेमोरी इसमें उपयोग करते हैं, पिको सेकंड में स्पीड होती है। और उच्च हाई लेवल लैंग्वेज यानी C भाषा का प्रयोग विकास होने लगता है। और IBM 44341, DEC 10 और स्टार 1000 और PUP 11 ये उदाहरण होते हैं। 5वीं पीढ़ी 89 से अभी तक चल रही है। ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मैग्नेटिक बबल मेमोरी उपयोग की जाती है। ठीक है, इसकी स्पीड पिको सेकंड से ज़्यादा ही ऑलमोस्ट, है ना। और C++, जावा, पाइथन भाषा होती है इसमें। डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, है ना, क्रोमबुक, ये सब उदाहरण होते हैं। अब इनको अपन डिटेल से देखते हैं, हालांकि ब्रीफ देख लिया है तो ऑलमोस्ट इतना ही है। प्रथम पीढ़ी 1940 से 59 तक चलती है। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते हैं उसमें
देखो इनपुट आउटपुट ये पॉइंट होते हैं मेन मुख्य तरीका से। तो अपन इनपुट की तरफ पंच कार्ड, ऐसे पंच कार्ड ऐसे बंदूक टाइप की होती है, खड़ाक से ठोक देते हैं, तो पंच कार्ड पेपर टैप का इस्तेमाल करते हैं। और मैग्नेटिक टैप का उपयोग है ना इनके लिए कर रहे हैं इनपुट के लिए, और प्रिंटर के रूप में आउटपुट का। देखो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में पंच कार्ड, पेपर टैप, मैग्नेटिक टैप इनका उपयोग इनपुट के लिए कर रहे हैं, और प्रिंटर अपन आउटपुट के तौर पर उपयोग कर रहे हैं। दूसरी बात होती है कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शन निर्देश दिए जाते हैं, ठीक, ऑर्डर दिया जाता है, आदेश दिए जाते हैं, वो मशीनी भाषा में, यानी डायरेक्ट कंप्यूटर उस भाषा को समझता ही मशीनी भाषा को। हालांकि इसकी ड्रॉबैक है मशीनी भाषा, भाई इसको बनाना समझना बहुत जटिल होता है ना। तो निर्देश मशीनी भाषा में दिए जाते थे, और इसमें लॉजिक सर्किट के रूप में अपन जो मुख्य एलिमेंट होता था निर्वात ट्यूब, है ना, निर्वात ट्यूब का अपन इस्तेमाल इसमें करते हैं। एक मिनट, निर्वात ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। और मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग करते हैं। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की गति अपन देख ली मिली सेकेंड, आकार में बहुत बड़े, यानी एक कमरे के आकार के होते हैं भैया, ठीक है। तो ऊर्जा, और जो वैक्यूम ट्यूब है ये ऊर्जा बहुत खपत करते हैं ऊर्जा की, और ये गर्मी भी बहुत पैदा, इनको एसी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, एसी जो वातानुकूलन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और ग्रास और पर्दा असेंबली का आविष्कार कर देते हैं, तो थोड़ा और आसान होने लगती थी। देखो क्या क्या देखा अपने प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में पंच कार्ड हो गया, पेपर टैप हो गया, मैग्नेटिक टैप, इनका उपयोग इनपुट के तौर पे करते हैं, और प्रिंटर का उपयोग आउटपुट के तौर पर करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के सभी निर्देश मशीनी भाषा में दे रहे हैं, अपन मशीनी भाषा प्रयोग करते हैं। और लॉजिक परिपथ है उसमें अपन वैक्यूम ट्यूब का, निर्वात नली का उपयोग कर रहे हैं। और मैग्नेटिक मेमोरी के तौर पर मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग कर रहे हैं। इनकी गति है बहुत कम गति है, लेकिन हालांकि उस हिसाब से देखा तो अपने आप में क्रांति थी, ठीक है। तो इनकी गति मिली सेकेंड में होती है। आकार में बहुत बड़े, और आकार में बड़े हैं तो ऊर्जा भी कंजप्शन ज़्यादा होगा। और वैक्यूम ट्यूब लगे हुए हैं, इसलिए गर्मी बहुत पैदा करते हैं, इनकी वातानुकूलन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर एनियक यूनिवैक हो जाते हैं। इनकी जो सीमाएँ देखते हैं अपन, तो आकार में तो बड़े हैं, विश्वसनीय भी नहीं होते हैं, हज़ारों में निर्वात ट्यूब लगे रहते हैं, ठीक है। तो गर्मी बहुत पैदा करते हैं, तो इसके लिए अपन को एसी की ज़रूरत पड़ती है। और हार्डवेयर में टूट फूट खराबी इनकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, और अधिक कीमत के कारण व्यावसायिक उत्पादन भी कम होता है इनको, और नियमित देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। देखो सीमाएँ क्या क्या, अभी अपन ने इनके बारे में देखा था कि भाई पेपर टैप, मैग्नेटिक टैप इनपुट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और प्रिंटर आउटपुट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। कंप्यूटर के सभी निर्देश मशीनी भाषा में दिए जाते हैं। लॉजिक प्रपथ के रूप में निर्वात नली का प्रयोग होता है। मैग्नेटिक के लिए, मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग होता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं भाई, इनमें मिली सेकेंड में गति होती है, आकार में बड़े और अधिक ऊर्जा खपत करने वाले होते हैं। एनियक और यूनिवैक इनके उदाहरण हो जाते हैं। इनकी सीमाओं के बारे में देखें तो आकार में बड़े होते हैं, विश्वसनीय नहीं होते हैं, और हज़ारों की संख्या में निर्वात नली का प्रयोग होता है, और बड़ी मात्रा में गर्मी पैदा करते हैं। और गर्मी पैदा करते हैं इसलिए वातानुकूलन कूलक या एसी की आवश्यकता पड़ती है। हार्डवेयर में टूट फूट की खराबी की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए नियमित रूप से देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। और क्या रहता है, व्यवसायिक यानी कमर्शियल रूप से इसका इस्तेमाल नहीं होता है। और अभी बात करें अपन इसके प्रमुख कंप्यूटर है, ऐसे एनियक, यूनिवैक, एडवैक वगैरह हैं, तो इनको भी देख लेते हैं, लगे आता हूँ। देखो एनियक यह पहला एक कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक था, जिसे जॉन एकर्ट और जॉन माचले ने 15 फरवरी 1940 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया यूएसए में बनाया था। जॉन एकर्ट और जॉन माचले को याद रखते हैं, एनियक को बनाया था। इसी इलेक्ट्रॉनिक, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एन फॉर न्यूमेरिकल, आई फॉर इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, है ना, इसका नाम दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर नाम दिया गया। एनियक का आकार था जो 30 गुणा 50 फीट, है ना, देख रहे हैं अपन, 30 बाई 50 फुट का होता है ना। आजकल जो प्लॉट भी होता है ना 30 बाई 50 का, वो 20 बाई 50 के मिलते हैं, वो 1000, यानी 1500 स्क्वायर फीट का इसका यही हो रहा है, आकार हो रहा है। भार 30 टन हो रहा है। इसमें 18,000 तो वैक्यूम ट्यूब लग रहे हैं, और 70,000 ट्रांजिस्टर लग रहे हैं, और 10,000 कैपेसिटर थे, और 1,50,000 वॉट बिजली की आवश्यकता होती थी। आज के कंप्यूटर एनियक से कई गुना शक्तिशाली होते हुए आकार में बहुत छोटे हैं। एनियक के बारे में देखा कि पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से जॉन एकर्ट और जॉन माचले ने बनाया था इसको, और इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर्स का फुल फॉर्म होता है। एनियक का जो आकार होता है, हालांकि इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और कई गुना शक्तिशाली हैं आज के जो कंप्यूटर वर्तमान में। एडवैक को देख लेते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल एंड ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट,
E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, D फॉर डिस्क्रीट, V फॉर वेरिएबल, A फॉर ऑटोमेटिक, C फॉर कंप्यूटर। इसका विकास 1950 में होता है और इसमें कंप्यूटर के अंदर आंकड़े और अनुदेश यानी डाटा और इंस्ट्रक्शन को सुरक्षित रखना शुरू किया गया था। तो सीधी सी है कि जब आंकड़े और अनुदेशों को सुरक्षित, तो विश्वास भी बढ़ेगा आगे जाके इनमें। इससे कंप्यूटर का जो काम करने की गति तेज होती है और कंप्यूटर तक आंकड़ा और अनुदेश जल्दी से पहुंच जाते थे। और अनुदेशों को सुरक्षित रखने का एक और लाभ ये भी था कि कंप्यूटर द्वारा स्वयं तर्कसंगत निर्णय लिया जा सकता था। एडसेक, देखो इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डेली स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर होता है। 49 में मॉरिस विल्के ने इनका विकसित किया था। यूनिवैक के बाद देखते हैं, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। यह यूनिवर्सल अकाउंटिंग कंप्यूटर संगठन द्वारा जॉन एकर्ट और जॉन मार्चलेन है, जिन्होंने एनिएक बनाया था ना, एनिएक, जॉन एकर्ट और जॉन मार्चलेन, इन्होंने ही यूनिवैक बनाया था। ठीक है, 51 बनाया था। और यह व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, एक है ना। अब आते हैं दूसरे वाले कंप्यूटर पे। देखो इनपुट कार्ड के रूप में पंच कार्ड का उपयोग कर रहे हैं और आउटपुट के रूप में अपन प्रिंटर, पहले भी अपन पंच कार्ड, पेपर टैप, मैग्नेटिक टैप इनका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी पीढ़ी में भी 59 से 65 जो चल रही है, इनपुट कार्ड में पंच कार्ड ही उपयोग कर रहे हैं, आउटपुट में भी प्रिंटर का उपयोग, इसमें कोई जगह नहीं। अब यहाँ पर ये जो चेंज आता है निर्वात नली की जगह पे ट्रांजिस्टर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा आता है भाई दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या चेंजेस था, वो था कि भाई निर्वात नली की जगह पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग कर रहे हैं अपन। और ट्रांजिस्टर निर्वात जो वैक्यूम ट्यूब होता है उससे हल्के होते हैं और कम विद्युत खपत वाले होते हैं, हल्के होते हैं, कम विद्युत खपत वाले होते हैं। इनकी गति तीव्र एवं त्रुटियां कम होती थीं, इनकी गति तीव्र होती थी और त्रुटियां भी कम होती थी। द्वितीय पीढ़ी की कंप्यूटर की गति माइक्रो, देखो गति भी बढ़ चुकी है। देखो क्या क्या देखा अपन ने कि इनमें इनपुट के रूप में पंच कार्ड का, आउटपुट के रूप में प्रिंटर का उपयोग, और निर्वात नली की जगह वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग कर रहे हैं। जो और ट्रांजिस्टर क्या है, हल्का और कम विद्युत खपत वाले होते हैं। इनकी गति तीव्र और त्रुटियां भी कम होती हैं। तो इससे क्या है कि इनकी गति माइक्रो सेकंड में, मिली सेकंड से माइक्रो। देखो ट्रांजिस्टर को लगे हाथों देख लेते हैं। ट्रांजिस्टर का आविष्कार बेल जो लेबोरेटरी होती है, ठीक है, वहाँ पर प्रयोग होता है। वाल्टर एच ब्रैटमैन 1902 से 87, जॉन बार्डिन और विलियम शॉकले। विलियम शॉकले इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें, है ना। देखो बार्टिन बार्डिन और विलियम शॉकले, इनके द्वारा 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार होता है ना। तो द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते हैं उनमें निर्वात नली की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग करने से इनकी गति बढ़ जाती है। ठीक है, त्रुटियां कम हो जाती है, गति जो मिली सेकंड से माइक्रो सेकंड हो जाती है, विद्युत की खपत भी बढ़ जाती है, आकार में हल्के भी हो जाते हैं। अच्छा, चुंबकीय भंडारण क्षमता के बारे में बात करें तो इनमें अपन चुंबकीय भंडारण उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं अपन, जिससे क्या है कि इनकी स्पीड भी और ये भी बढ़ रहा है। अब इनका इस्तेमाल व्यावसायिक उद्योगों में, है ना, व्यवसाय में, उद्योग में प्रयोग होने लगा है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रारंभ हो चुका है यहाँ पे। आगे सब चीज़ देखेंगे, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, है ना, इन सबको देखेंगे। और सॉफ्टवेयर में अपन कॉबॉल, है ना, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का उपयोग कर रहे हैं। फॉर्टन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन जैसी उच्च स्तरीय भाषाओं का उपयोग कर रहे हैं और IBM के द्वारा ये विकसित की जा रही है ना। इससे प्रोग्राम लिखना भी आसान हो गया। ऐसे पहले वाली मशीनी भाषा का उपयोग कर रहे थे, यहाँ पर हम फॉर्टन, कॉबॉल जैसी भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, व्यवसाय में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक, उद्योगों में इस्तेमाल हो रहा है, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल। इनकी लाभ यदि देखें तो पहली वाली कंप्यूटर की अपेक्षा ये आकार में छोटे होते हैं, अधिक विश्वसनीय होते हैं और कम गर्मी पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब की जगह अपन ट्रांजिस्टर का उपयोग कर रहे हैं। गणना समय कम हो रहा है, पहले में मिली सेकेंड होती है, माइक्रो सेकेंड हो गई है, यानी पहले की अपेक्षा तीव्र हो गए हैं। हार्डवेयर में टूट फूट की खराबी कम होगी, इससे देख रेख की भी थोड़ी कम कर रही है और व्यवसायिक उत्पादन होने लगा। देखो अपन उदाहरण देखें इनके तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के तुलना में आकार में छोटे होते हैं, अधिक विश्वसनीय होती हैं, वैक्यूम ट्यूब के ट्रांजिस्टर का उपयोग करने से गर्मी पैदा कम करते हैं ये। ठीक है, गणना समय कम हो जाता है, यानी मिली से माइक्रो सेकंड, यानी तीव्र गणना करने लगते हैं, ट्यूब फूट में खराबी कम हुई है और व्यवसायिक उत्पादन। इनका जो ड्रॉबैक सीमाएँ देख लेते हैं तो वातानुकूलक की आवश्यकता पड़ती थी, इसमें नियमित देखभाल की भी आवश्यकता पड़ेगी, देखो वो तो पड़ेगी ही। ठीक है, और इनकी कल पुर्जे को जोड़ना, स्वयं जोड़ना होता था, इसलिए व्यावसायिक उत्पादन अभी भी महंगा और जटिल था। प्रमुख कंप्यूटर IBM 1620 के बारे में देख लें तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में इसका आकार छोटा हो गया है और अधिकांशतः वैज्ञानिक कार्यों के लिए इनका प्रयोग कर रहे हैं अपन। IBM 1401 के बारे में देखें, इनका आकार अपेक्षाकृत छोटे से मध्यम तथा व्यावसायिक कामों के लिए इस्तेमाल होता है 1401 का।
CDC 3600 के बारे में देखें, इसका आकार बड़ा था और वैज्ञानिक कार्यों के लिए प्रयोग में ले आया था। साथ ही अन्य IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600 और यूनिवैक 1108 ऐसे उदाहरण होते हैं। तृतीय पीढ़ी के बारे में 65 से 75 तक चलते हैं। इसमें देखते हैं अपन, तो देखो अभी तक अपन पंच कार्ड का प्रयोग कर रहे थे इनपुट के लिए, अब अपना कीबोर्ड आ गया है, कीबोर्ड का पंच उपयोग कर रहे हैं। और प्रिंटर आउटपुट के तौर पर यानी हार्ड कॉपी देख रहे हैं, अपन सॉफ्ट कॉपी भी देखने लगेंगे, यानी आउटपुट के तौर पर मॉनिटर का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर भी फिर दोबारा से चेंज आ जाता है। और एक और चेंज आता है मुख्य रूप से ट्रांजिस्टर की जगह अपन IC का प्रयोग कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, देखो 3 चेंज अपन ने देखे तृतीय पीढ़ी में। इनपुट के रूप में पहले अपन क्या कर रहे थे, पंच कार्ड का प्रयोग कर रहे थे, पेपर टैप का प्रयोग कर रहे हैं, मैग्नेटिक टैप का इनपुट, आउटपुट में अपन प्रिंटर का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, इनपुट के रूप में कीबोर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, आउटपुट में मॉनिटर का प्रयोग कर रहे हैं। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह अपन IC का प्रयोग, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग कर रहे हैं। जिसमें क्या होता है, अब देखो IC रहती है ना, IC में बहुत सारे एलिमेंट को अपन इन्वॉल्व कर सकते हैं, इनबिल्ट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर, एक IC में बहुत सारे ट्रांजिस्टर, बहुत सारे रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, बहुत सारे कैपेसिटर, संधारित्र, बहुत सारे जो होता है L इंडिकेटर होता है ना, मतलब जो कॉइल होती है ना, उसको भी एक छोटे से चिप पर अपन इनबिल्ट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में, प्रारंभ में SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन होता है, बाद में अपन मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, यानी इस स्मॉल इंटीग्रेशन ऐसे इनकी कैपेसिटी होती है 1 से 10 एलिमेंट तक, 1 से 100 एलिमेंट तक, 10 से 100 एलिमेंट तक, 100 से 1000 एलिमेंट, है ना। तो इसी के आधार पर SSI, MSI, LSI, VLSI, ULSI इनका ये क्रम चलता रहता है इनका। ठीक है, तो प्रारंभ में SSI उपयोग करते हैं, फिर बाद में MSI का प्रयोग करते हैं। तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर हल्के, कम खर्चीले तथा तीव्र थे और अधिक विश्वसनीय थे। और तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर की गति नैनो सेकंड में, देखो अभी देखा था पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की गति क्या थी, मिली सेकंड थी। द्वितीय पीढ़ी की कंप्यूटर की गति क्या थी, मिली माइक्रो। अब तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर की नैनो सेकंड में होगी। चौथी पीढ़ी की देखेंगे पीको में चली जाएगी, है ना। तो यहाँ पर अपन ने ड्रास्टिक चेंज देख रहे हैं। अपन पहले देखा कि भाई तृतीय पीढ़ी की कंप्यूटर की शुरुआत 65 से 75 से चलती है। ठीक है, और इन पीढ़ी के इनपुट के रूप में कीबोर्ड का प्रयोग होता है और आउटपुट के रूप में मॉनिटर का प्रयोग होता है। और ट्रांजिस्टर की जगह अपन IC का प्रयोग कर रहे हैं। IC में क्या होता है, बहुत सारे ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, ठीक है, इनको एक छोटी सी चिप बना देते हैं। स्टार्टिंग में SSI होता है, फिर MSI का प्रयोग करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, जो इस पीढ़ी के कंप्यूटर हल्के होने लगते हैं। देखो वैक्यूम ट्यूब से अपन ट्रांजिस्टर लाए तब इनका आकार छोटा हुआ, ठीक है, और स्पीड में भी बढ़ोतरी हुई। और फिर ट्रांजिस्टर की जब अपन IC को लेकर आए तो आकार और छोटा होगा और खर्चीले भी कम होंगे, तीव्र भी अधिक होंगे। तीव्र यानी इनकी स्पीड नैनो सेकंड पहुँचेगी भाई, नैनो सेकंड मतलब 10⁻⁻⁹। ठीक है, स्पीड नैनो सेकंड में पहुँच जाती है, 1 मिनट, नैनो सेकंड पहुँच जाती है, विश्वसनीय ज़्यादा होने लगते हैं। अब वो क्या है, कमर्शियली वगैरह बहुत अच्छे से यूज होने लगा है इनका नैनो सेकंड में। और चुंबकीय टैप और डिस्क भंडारण क्षमता की वृद्धि में होता है, रैम के कारण इसकी गति में वृद्धि हो जाती है। और उच्च स्तरीय भाषा यानी PL1 पास्कल, बेसिक, ऐसी भाषा का और इसी द्वितीय पीढ़ी में अपन बेसिक, फोर्ट्रॉन, इन भाषाओं का उपयोग कर रहे हैं। अब भाई पास्कल, बेसिक, ऐसी भाषा का उपयोग होने लगा है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऊपर वाले में द्वितीय पीढ़ी में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे थे, यहाँ पर टाइम का शेयरिंग हो रहा है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं। और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री प्रारंभ हो गई, है ना। अब क्या है कि भाई कौन सा हार्डवेयर ख़राब हुआ, कौन सा सॉफ्टवेयर, उसके हिसाब से लेके आ जाओ और उसको इनबिल्ड कर लो, है ना। तो अलग अलग चीज़ों की बिक्री होने। 65 में DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर PDP 8 का विकास हो जाता है। 65 में डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन होती है, कोई संस्था होती है, कंपनी होती है, इसके द्वारा व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर PDP 1 का विकास होता है। उदाहरण के तौर पर देखा था IBM 360, हॉनीवेल 6000, PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर, IBM 370, 168, इनका इस्तेमाल होने लगता है। देखो अब लाभ देखेंगे, लाभ बढ़ते ही जाएंगे इनकी। अन्य पिछले कंप्यूटरों की तुलना में आकार में छोटे रहे, सत्य बात है। द्वितीय पीढ़ी की तुलना में अब देखो भाई आकार छोटा हुआ, गर्मी पैदा करेंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पर अलग अलग से खरीद सकते हैं, कोई खराबी है तो इसको तुरंत अपन उसको रिकवर रेक्टिफाई कर सकते हैं, तो विश्वास भी बढ़ेगा।
कम गर्मी ऊष्मा छोड़ रहे हैं तो वातानुकूलन की भी कम आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, और गणना समय भी कम लग रहा है, यानी माइक्रो से नैनो सेकंड पर आ गया है। देख रेख हार्डवेयर टूट फूट कम होने लगा है, कम है ना, आसानी से अपन ले जा सकते हैं। बड़ी संख्या में व्यावसायिक उत्पादन हो सकता है, किया जा रहा है। ठीक है, ऊर्जा की आवश्यकता इन्हें कम पड़ती है। सभी कल पुर्जे स्वयं जुड़ने की आवश्यकता नहीं है ना, श्रम और समय की बचत हो रही है। इतने सारे उनके बहुत सारे लाभ और भी लिख सकते हैं। हालांकि देखो दोबारा से देखते हैं, आकार में छोटे हो रहे हैं, अधिक विश्वसनीय, कम गर्मी और ऊष्मा छोड़ रहे हैं, इससे वातानुकूलन की आवश्यकता कम पड़ रही है, देखरेख की भी आवश्यकता कम पड़ रही है, स्पीड इनकी नैनो सेकंड में हो गई है। ठीक है, आसानी से बहनी है, एक जगह से दूसरी आसानी से ले आ रहे हैं, इसमें स्वयं जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए श्रम और समय की भी आवश्यक बचत हो रही है अपन को। बड़ी संख्या में व्यावसायिक उत्पादन हो रहा है। ठीक है, ऊर्जा भी इसमें कम लग रही है। सीमाओं के बारे में देखा था, आईसी चिप को बनाए रखना बहुत, जो आईसी होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। आईसी चिप के निर्माण के लिए अतिरिक्त जटिल तकनीक की आवश्यकता होती है। वातानुकूलन रखने के लिए एसी की आवश्यकता होती है, इसकी सीमा हो जाती है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर पर आते हैं एक बार, तो इनपुट के रूप में कीबोर्ड तथा आउटपुट के रूप में मॉनिटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि तृतीय पीढ़ी से शुरुआत हो जाती है। अभी वो तृतीय पीढ़ी में अपन ने एसएसआई से शुरुआत की, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, और एमएस है ना, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर अपन बात करें अपन तो ALSI है ना, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, LSI VLSI माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होने लगता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आकार में कमी और क्षमता में वृद्धि होने लगती है। माइक्रो प्रोसेसर क्या रहते हैं, बहुत ड्रास्टिक चेंज होता है। माइक्रो प्रोसेसर का विकास एमी हॉफ ने 71 में किया था। इससे व्यक्तिगत कंप्यूटर का विकास होता है। चुंबकीय डिस्क भंडारण क्षमता वगैरह है ना, इनका भी इस्तेमाल होने लगता है। चुंबकीय डिस्क और टेप का स्थान अर्धचालक मेमोरी और रैम की क्षमता में वृद्धि से कार्य तीव्र हो जाता है, और उच्च गति वाले नेटवर्क जैसे लैन और बैन का विकास हो जाता है। तो उच्च गति वाले नेटवर्क जैसे लैन बैन का विकास होने, देखो चौथी पीढ़ी में हमने क्या देखा, इनपुट के रूप में कीबोर्ड, आउटपुट के रूप में मॉनिटर, LSI VLSI चिप माइक्रो प्रोसेसर का विकास होने लगता है। तो आकार में भी कमी, क्षमता में वृद्धि, यानी माइक्रो प्रोसेसर का मतलब समझ रहे हैं ना, माइक्रो प्रोसेसर मतलब LSI VLSI, इनसे भी आगे की टेक्नोलॉजी हो जाती है ये। ठीक है, LSI का विकास एमी हॉप ने 1971 में किया था। इससे व्यक्तिगत कंप्यूटर का विकास हो जाता है। और जैसे अपन देख रहे थे ना, जो मिनी कंप्यूटर है ना, माइक्रो कंप्यूटर, जो सब ये माइक्रो प्रोसेसर की वजह से हुआ है। चुंबकीय डिस्क और टैप का स्थान अर्धचालक मेमोरी ने रैम की क्षमता वृद्धि और लैन बैन का भी विकास होने लगता है। समानांतर कंप्यूटिंग और मल्टीमीडिया का प्रचलन प्रारंभ हो जाता है। 1981 में IBM ने माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया, जिसे है ना, जिसे अपन पीसी कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर में अपन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास कर रहे हैं अपन, है ना, GUI का, जो कंप्यूटर के विकास को जो और सरल बना देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, एक कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम आने लगते हैं। और उच्च स्तरीय भाषा में C भाषा का विकास होने लगता है, जिससे प्रोग्रामिंग और सरल हो जाती है। और उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण किया गया ताकि किसी प्रोग्राम को आसानी से चलाया सके। उदाहरण के तौर पर अपन IBM 4341 DEC10 है ना, और स्टार 1000 PUP11। एक बार दोबारा देखते हैं चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में। देखो, इनपुट के रूप में कीबोर्ड, आउटपुट के रूप में मॉनिटर का इस्तेमाल होता है। LSI VLSI माइक्रो प्रोसेसर का विकास होने से आकार में कमी और क्षमता में वृद्धि हो जाती है। और माइक्रो प्रोसेसर का विकास एमी हॉप ने 71 में किया, जिससे व्यक्तिगत कंप्यूटर का विकास होने लगता है। और चुंबकीय डिस्क और मैग्नेटिक टैप का स्थान मेमोरी, जो सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, यानी रैम वगैरह, ये यूज होने लगते हैं। लैन बैन का विकास भी होने लगता है नेटवर्क के लिए, हाई स्पीड के लिए। और समांतर कंप्यूटिंग तथा मल्टीमीडिया का प्रचलन प्रारंभ होने लगता है। 81 में माइक्रो कंप्यूटर का विकास होने से पीसी बन जाता है। और सॉफ्टवेयर में GUI आ जाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इससे कंप्यूटर के विकास को और सरल बना देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब आने लगते हैं। C भाषा का विकास होने से भाषा भी प्रोग्रामिंग और सरल हो जाती है। और उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण हो जाता है। इससे क्या है, प्रोग्राम को आसानी से चलाया जा सकता है। उदाहरण के रूप में IBM 431 DEC10 हो जाते हैं, स्टार 1000 PUP11 हो जाते हैं। इनके लाभ देख लेते हैं।
देखो आकार में तो बहुत छोटे हो गए हैं भाई अब तो, क्योंकि कंपोनेंट को पास पास जोड़ना संभव हो गया है, अत्यधिक विश्वसनीय हो गए हैं। पिछली सभी पीढ़ियों से कंप्यूटर में अब जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर पिछले की तुलना बहुत सस्ते हो गए हैं, उसमें आप बहुत कम उत्सर्जित करते हैं। बहुत सी स्थितियों में वातानुकूलन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। पिछली पीढ़ियों से अधिक तेजी से गणना करते हैं, इसकी गणना की गति नैनो सेकंड में से पिको सेकंड हो जाती है, और हार्डवेयर में टूट फूट अत्यंत कम हो जाने से रखरखाव में भी कमी आई। छोटे आकार के कारण वहनीयता के गुण रखते हैं और सामान्यतः दैनिक कार्यों में भी उपयोग होने लगते हैं। स्वयं जोड़कर तैयार करना पड़ता है इनको, साथ ही जोड़ने का खर्चा भी बहुत कम हो जाता है। और इनका जो ड्रॉबैक है वही है कि आईसी का निर्माण बहुत अधिक जटिल होता है, उन्नत तकनीकी आवश्यकता होती है तभी आईसी का निर्माण हो पाता है। पांचवी पीढ़ी के नवासी से भी प्रेजेंटली चल रहे हैं अपन जो देख रहे हैं इनको, यूएलएसआई टेक्नोलॉजी का अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के विकास से करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चिप पर लाई। यानी यूएलएसआई मतलब, और देखो अपन आईसी का मतलब समझ 10 कंपोनेंट को मिला लिया तो एलएसआई बन रहा था, ठीक है। फिर एलएसआई के बाद एमएसआई, वीएलएसआई, यूएलएसआई, यहाँ तक आ गए अपन ना, वीएलएसआई यूएलएसआई। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को एक ही चिप पर लगा देते हैं, छोटी सी चिप पर यानी करोड़ों उपकरण लग जाते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क जैसे सीडी के विकास ने भंडारण क्षमता में वृद्धि कर दी है। नेटवर्किंग के क्षेत्र में इंटरनेट आ जाता है, ईमेल, www ये सब आ जाते हैं। नई कंप्यूटर में अपन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना चल रहा है आजकल टाइम में, है ना, तो इनकी प्रयास से एक ड्रास्टिक चेंज आया है। कंप्यूटर परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं निर्णय ले पा रहे हैं। मैग्नेटिक बबल मेमोरी के प्रयोग से भंडारण क्षमता में वृद्धि हो जाती है। ये पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं। और पोर्टेबल पीसी, डेस्कटॉप भैया कहीं से कहीं ले आ रहे हैं अपन, है ना। जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र से जोड़ दिया गया, कंप्यूटर का अभिन्न भाग बन गया है। कृत्रिम बुद्धि की अवधारणा प्रारंभ हो गई है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी। कंप्यूटर अपना निर्णय स्वयं ले सके। डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक ये सब की उदाहरण हो जाते हैं। तो इस सारी पाँचों जनरेशन बहुत अच्छे से कवर हो जाती हैं। मुझे आशा है कि समझ में अच्छे से आएगा, दो बार वीडियो देख लेंगे बहुत अच्छे से आ जाएगा। एक बार इनके जो अपन सुपर कंप्यूटर ऊपर देखा था अपन ने, साधारण कंप्यूटर में अंतर देख लेते हैं। देखो साधारण कंप्यूटर क्या है कि व्यक्तिगत उपयोग वाला कंप्यूटर होता है, और सुपर कंप्यूटर व्यक्तिगत उपयोग वाला नहीं होता है। इनको बड़ी बड़ी संस्थाएं, मौसम विभाग वगैरह हो गया, इसरो, डीआरडीओ, ये जो बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पर इनका इस्तेमाल होता है सुपर कंप्यूटर का। ये तो आकार में छोटे होते हैं भाई, ये आकार में विशाल होते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर पैरेलल में लगाए जाते हैं इसमें सुपर कंप्यूटर में, ठीक है। कई प्रोसेसर लगे होते हैं इसमें, एक ही प्रोसेसर का उपयोग होता है। इसमें बहुत सारे प्रोसेसर का, एक से अधिक प्रोसेसर का उपयोग होता है। इसमें प्रोसेसर श्रेणी क्रम में लगे रहते हैं, इसमें प्रोसेसर समांतर क्रम में लगे रहते हैं। प्रोसेसर सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने होते हैं, इसमें गैलियम और आर्सेनिक के बने होते हैं। ये बहुउद्देशीय यानी बहुत सारे काम करें, ये स्पेशल वाले होते हैं भाई। मौसम विज्ञान से संबंध, मौसम विज्ञान का ही कार्य करेगा, ठीक है। जैसे कि जो भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला है ना, और बीआरसी वाली है, बीआरसी हो गई, इसरो, डीआरडीओ, इनमें जो विशेष काम हो रहा है भाई उसी हिसाब से इनका डिजाइन किया गया है, ठीक है। और प्रोसेसिंग की गति 200 MIPS, इनकी गति फ्लॉप्स में काउंट होती हैं, फ्लॉप्स में ना, फ्लॉप्स में। और यह किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं। ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करते हैं, या तरीका से। ऊर्जा का उपयोग कम होता है इनमें। देखो बहुत सारे आकार में बड़े हैं, प्रोसेसिंग इनकी बहुत तेज़ है, बहुत सारे कंप्यूटर पैरेलल में लगे हुए होते हैं, तो ऊर्जा का अधिक उपयोग हुआ। ये डिजिटाइजेशन सिंपल सा भाई, अपन को पेमेंट करना है, ठीक है। डिजिटाइजेशन अपन को सिंपल वीडियो बनाना है, ऑडियो बनाना है, यूट्यूब पर काम करना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये डिजिटाइजेशन ये पॉसिबल हो रहा है इससे। और यहाँ पर भाई ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण पॉसिबल हो रहा है, अपन पूरे वर्ल्ड को जोड़ रहे हैं यहाँ पे अपन, ठीक है। तो देखो साधारण सुपर कंप्यूटर में अंतर लिखने को आता तो आसानी से कुछ अंतर है कि व्यक्तिगत उपयोग वाला होता है सुपर कंप्यूटर, संस्थागत या सामूहिक उपयोग वाला होता है, आकार में छोटा होता है। साधारण कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर आकार में अत्यंत विशाल होता है। साधारण कंप्यूटर प्रोसेसर का उपयोग होता है, इसमें एक से अधिक प्रोसेसर होते हैं। साधारण कंप्यूटर में प्रोसेसर श्रेणी क्रम में लगे होते हैं, सुपर कंप्यूटर प्रोसेसर समानांतर क्रम में लगे होते हैं। साधारण कंप्यूटर में प्रोसेसर सिलिकॉन, जर्मेनियम के बने होते हैं, इसमें सुपर कंप्यूटर में गैलियम और आर्सेनिक के बने होते हैं। साधारण कंप्यूटर बहुउद्देशीय वाले होते हैं, सुपर कंप्यूटर विशेष उद्देश्य वाले होते हैं। साधारण प्रोसेसिंग की गति 200 MIPS होती है, और सुपर कंप्यूटर फ्लॉप्स में गति होती है इनकी। और साधारण कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम पर, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर सकते हैं अपन, ठीक है। MS DOS, MS विंडो, है ना।
और सुपर कंप्यूटर में भाई लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसका ऊर्जा का उपयोग कम होता है, साधारण इसमें ऊर्जा अधिक होती है, डिजिटाइजेशन संभव होता है, इसमें वैश्वीकरण संभव होता है। ठीक है, अभी यदि देखा जाए तो अब एक टॉपिक और लगे हाथों कवर कर लेते हैं, सुपर कंप्यूटर के बारे में देख लेते हैं एक बार। बहुत इम्पोर्टेंट है ये सुपर कंप्यूटर के बारे में। देखो, भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास 1960 के दशक से माना जाता है। कब से? 1960 के। जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे, कौन से? सैमुअल क्रे, इनको सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कौन? सैमुअल क्रे को। और पहला कंप्यूटर कौन सा? इन्हीं के नाम पर रखा गया था, जो सुपर कंप्यूटर था। तो भारत में सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करें तो 1980 का दशक चल रहा था, तो अमेरिका से अपन ने का सुपर कंप्यूटर का मांगा था, लेकिन उन्होंने क्या मना कर दिया था। तो इसी के चलते हुए, है ना, 1980 का दशक चल रहा था, तो सीडेक की स्थापना कर देते अपन, है ना, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो इसको काम सौंप दिया था कि भाई आपको सुपर कंप्यूटर बनाना। देखो अभी क्या बात हुई थी अपनी, कि सुपर कंप्यूटर का विकास 1960 के दशक से माना जाता है। अमेरिकी वैज्ञानिक सैमुअल क्रे को क्या कहा जाता है? सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, भारत में सुपर कंप्यूटर 1980 के दशक में अमेरिका द्वारा सुपर कंप्यूटर निर्यात करने से मना करने के पश्चात अपन एक प्रगत संगठन विकास केंद्र की स्थापना कर देते हैं, यानी सीडेक, यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसका काम होता है कंप्यूटिंग को बनाना। हालांकि अब तो बहुत सारी संस्था बनाने लगी है, जो कि थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन सी। जैसे कि भाभा ने बनाया है, भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर, BRC कहते हैं। इनके द्वारा जो सुपर कंप्यूटर अनुपम बनाया गया है, एक DRDO के अंतर्गत ही एक छोटी संस्था होती है, उन्नत अंकीय अनुसंधान तथा विश्लेषण समूह, अनुराग। ठीक है, तो इनके द्वारा पेस और ध्रुव कंप्यूटर बनाया गया है। ठीक है, अगला है सीडेक, जिसको अपन पढ़ ही रहे हैं, ने चिप्स बनाया है, परम बनाया है। ठीक है, सॉरी सी डॉट है ना, सी डॉट, इन्होंने चिप्स बनाया है, सीडेक ने परम बनाए हैं ना, परम सीरीज के। इसरो ने सागा बनाया है। ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला, है ना, जो नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी होती है, इसने फ्लो सॉल्वर बनाया है। और भी कई संस्था है जिनके द्वारा सुपर कंप्यूटर बनाए गए हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट है सीडेक, इसके बारे में भूमिका के बारे में देखते हैं। देखो सीडेक के बारे में, इसके द्वारा परम श्रेणी के सुपर कंप्यूटर का कार्य आरंभ किया गया था, और विजय भाटकर है ना, इनकी नेतृत्व में, इसलिए विजय भाटकर साहब को भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहते हैं अपन, विजय भाटकर साहब को। तो विजय भाटकर के नेतृत्व में सीडेक द्वारा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 सबसे पहले विकसित किया गया, जिसकी क्षमता गीगा फ्लॉप्स थी। देखो अब स्टार्टिंग में सुपर कंप्यूटर की डेफिनेशन देखी थी, जिनकी क्षमता फ्लॉप्स में होती है। ठीक है, जो अत्यधिक तीव्र गति से कार्य कर सकते हैं, उन्हीं को अपन सुपर कंप्यूटर कह रहे हैं। तो ये पहली कंडीशन होती है कि फ्लॉप्स में स्पीड होना ही कंपलसरी है। तो इस सीडेक के बारे में देखा जाए तो परम जो श्रेणी के सुपर कंप्यूटर का विकास आरंभ किया गया था विजय भाटकर के नेतृत्व में। सीडेक द्वारा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 विकसित किया, जिसकी क्षमता गीगा फ्लॉप्स में थी। इसके पश्चात सीडेक ने अपनी द्वितीय मिशन 1992 से 98 तक द्वारा गीगा फ्लॉप्स वाले परम 10000 का निर्माण किया गया था। ठीक है, ये भारत के महत्वपूर्ण सुपर कंप्यूटर में से एक है। फिर तीसरा मिशन चालू किया। देखो पहला मिशन चला है उसकी 80 के दशक में, फिर दूसरा मिशन चला है कौन सा 92 से 98 तक, परम 1000 बनाया गया। तीसरे मिशन में टेरा फ्लॉप्स वाले इस पर पदम कंप्यूटर बनने शुरू हो जाते हैं। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना आती है, 2007 से 12 तक चलती है। उसमें सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश करने का निर्णय लिया गया, जिसमें एक्सा फ्लॉप सुपर कंप्यूटर के निर्माण का लक्ष्य रखा गया। देखो सीडेक की भूमिका के बारे में सबसे पहले क्या पढ़ा अपन ने, कि भाई इसने जिम्मेदारी ले ली परम श्रेणी के सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए। विजय भाटकर साहब के नेतृत्व में पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया सीडेक परम 8000। ठीक है, जिसकी क्षमता कितनी थी? गीगा फ्लॉप्स में थी। फिर दूसरा 92 से 98 द्वितीय मिशन चलता है, परम 10000 इसका निर्माण हो जाता है। फिर तीसरा मिशन चलता है, ठीक है, इसमें अपन टेरा फ्लॉप्स वाले पदम कंप्यूटर का निर्माण कर लेते हैं। फिर 12वीं पंचवर्षीय 7 से 12 में इसमें 2.5 अरब करोड़ रुपए का अमेरिकी डॉलर का निवेश कर लेते हैं, जिसमें अपन लक्ष्य एक्सा फ्लॉप का निर्माण के लिए लक्ष्य की घोषणा करते हैं, है ना। और परम सुपर कंप्यूटर के साथ ही सीडेक ने पारस और पारुल, ये इंपॉर्टेंट है, पारस और पारुल है क्या, ये आते हैं।
नाम की 2 सॉफ्टवेयर बनाए जो सुपर कंप्यूटर से संबंधित हैं। ठीक है, पारस और पारुल क्या है, ये सॉफ्टवेयर हैं सीडेक के द्वारा बनाए गए जो सुपर कंप्यूटर से संबंधित हैं। अब आते हैं डीआरडीओ की भूमिका पर। देखो, डीआरडीओ का विभाग, एक विशेष विभाग होता है अनुराग, यानी एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप, है ना, अनुराग, है ना, अनुराग। इसमें क्या हो रहा है, एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप। इसने पेस यानी प्रोसेसर फॉर एरोडायनामिक कंप्यूटेशन एंड एवोल्यूशन नाम से सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला का विकास किया है। किसने, डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ के विशेष विभाग होता है अनुराग, एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप। इसने पेस यानी प्रोसेसर फॉर एरोडायनेमिक कंप्यूटेशन एंड एवोल्यूशन नाम से सुपर कंप्यूटर श्रृंखला का विकास किया है। 1996 की बात करें तो इसी का विकसित रूप पेस प्लस जारी किया गया, जिसकी क्षमता गीगा फ्लॉप्स में थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में से पेस स्पार्क भी कहते हैं, किसको, पेस प्लस को। पेस श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर लड़ाकू विमान हो जाते हैं ना, जो फाइटिंग जेट होते हैं, नाव की रिएक्टर होते हैं, है ना, पर्चे पास जो मिसाइल होते हैं, इनमें इनका इस्तेमाल। मैंने बोला कि भाई जो सुपर कंप्यूटर का विशेष उद्देश्य काम होता है, साधारण कंप्यूटर का काम होता है बहुउद्देशीय काम होता है। देखो, पेस का काम क्या हो रहा है भाई, अपन जो फाइटिंग जेट होता है इसमें इनके निर्माण के लिए प्रयोग कर रहे हैं, नाव की रिएक्टर में इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका मिसाइल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं अपन। ठीक है, BRC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसके बारे में बात करें अपन। देखो, सुपर कंप्यूटर के निर्माण में BRC के द्वारा अनुपम नाम से सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया भैया। ठीक है, जिसकी मुख्य विशेषता ये थी सिस्क और रिस्क की प्रणाली पर कार्य करता है। सिस्क मतलब कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट पर कंप्यूटर होते हैं और इसके रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग नाभिकीय विज्ञान में किया जाता है। भाई देखो, BRC का काम ही रहता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, है ना, अपन एटॉमिक एनर्जी के द्वारा अपन विद्युत का उत्पादन करते हैं, इसमें यूरेनियम थोरियम इनका इस्तेमाल कर, तो नाभिकीय विज्ञान में इसका इस्तेमाल होता है, किसका, अनुपम का, जो कि अनुपम किसके द्वारा बनाया गया, BRC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा। अपन पर्ल के बारे में बात करें, अपन पर्ल की भूमिका क्या है, पर्ल मतलब फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, है ना। जून 2015 की बात थी, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, ये अहमदाबाद में है। तो यहाँ के भारत के 13वें सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर की यहाँ पे शुरुआत होती है ना। इसका नाम जो पर्ल के द्वारा जो कंप्यूटर बनाया गया था, तो इसरो के जनक कौन है, विक्रम साराभाई साहब हैं। ठीक है, विक्रम साराभाई, तो इनके नाम पर विक्रम 100 नाम दिया गया। पर्ल के द्वारा जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया उसका नाम विक्रम 100, जो 13वां सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है भारत का। ठीक है, अब आते हैं वर्तमान स्थिति पे, सीडेक को द्वारा से उठाते हैं। तो भारत में जो सुपर कंप्यूटर क्षेत्र में सीडेक के द्वारा काम किया जा रहा है। वर्तमान में जो फ्रंटियर है USA का सबसे तेज सबसे गति वाला सुपर कंप्यूटर होता है। भारत में नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन को चलाया जा रहा है। इस मिशन की जिम्मेदारी सुपर कंप्यूटर विकास को तेज देने के लिए सीडेक और IICS बेंगलोर को सौंपी गई है। इस मिशन के तहत देश में सुपर कंप्यूटर ग्रिड को नॉलेज नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है और नए अधिक क्षमता के सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया जाएगा। अभी भारत का सबसे तेज जो कंप्यूटर है परम सिद्धि AI है, जिसे नवंबर 20 में जो ऐसे मतलब क्या होता है कि वर्ल्ड वाइड एक संस्था है जिसके द्वारा सुपर कंप्यूटर की लिस्ट डाली जाती है। तो उसमें टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों में 63वें नंबर का इस परम सिद्धि AI को मिला है। 63वां स्थान, 63वां स्थान किसको मिला है, 63वां स्थान मिला है परम सिद्धि AI को। अब बात कर रहे हैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक के बारे में बात करें। ये क्या होती है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का प्रमुख अनुसंधान और विकास संगठन है। सीडेक क्या है, MIT की जो MEITY जो अपना मिनिस्ट्री होती है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसका प्रमुख अनुसंधान और विकास संगठन है जो सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स और संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की दिशा में कार्य करता है। स्थापना बोला था कि जब भाई उसने मना कर दिया था अमेरिका ने, ठीक है, कंप्यूटर देने से सुपर कंप्यूटर, तभी इसकी स्थापना कर दी जाती है और सुपर कंप्यूटर का निर्माण हो जाता है। यानी राजीव गांधी जी की उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे भारत के, उस उदाहरण की बात थी। इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया था और सुपर कंप्यूटर निर्माण हो जाता है।
88 में सुपर कंप्यूटर परम, जिसकी गति गीगा फ्लॉप्स थी, इसका सबसे पहले परम 8000 होता ना, अभी देखा था अपने सीरीज परम 8000 दूसरी मिशन में 92 से 98 में परम 10,000 बनता है, ये है ना। फिर उसके बाद में परम पदम बनता है तीसरे मिशन में। तो इनका निर्माण हुआ। देखो इसके बारे में सीडेक के बारे में देखा था, क्या था कि यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का प्रमुख अनुसंधान और विकास संगठन है, जिसका काम होता है कि सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान विकास की दिशा में कार्य करना होता है। 1988 में स्थापना होती है। सुपर कंप्यूटर का निर्माण कार्य इसका उद्देश्य होता है और वर्ष 88 में प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का निर्माण किया गया, जिसकी गति गीगा फ्लॉप्स में थी। अगला यदि बात करें राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में, इसी 2015 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने स्वीकृति दी थी। इसके अंतर्गत 2022 तक देश में 73 सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड की स्थापना की जानी थी। इसके लिए 7 वर्षों की अवधि के लिए 4500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की घोषणा की गई थी। और इसके लिए सीडेक आईआईएससी, अभी देखा था ना, इसमें सीडेक आईआईएससी को ये नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया भैया, कि फ्रांसीसी कंपनी एटोस का अनुबंध के साथ में। वर्तमान में इसके अंदर 3 सुपर कंप्यूटर स्थापित किए गए हैं, परम शिवाय, परम शक्ति, परम ब्रह्मा। परम शिवाय यानी आईआईटी बीएचयू, जिसकी क्षमता 837 टेराफ्लॉप्स है। परम शक्ति आईआईटी खड़गपुर, जिसकी क्षमता 1.6 पेटाफ्लॉप्स है। परम ब्रह्मा वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठन है, जिसकी क्षमता 77 टेराफ्लॉप्स है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के उद्देश्य के बारे में देखा जाता है तो भारत को सुपर कंप्यूटर क्षेत्र में अग्रणी बनाना है और भारतीय वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करना है और सुपर कंप्यूटिंग क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन करना है। सुपर कंप्यूटिंग तकनीक के रणनीतिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। अनुसंधान और विकास संस्थाओं में सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड से जोड़ना है। ठीक है, इनके उद्देश्य याद देखो, अग्रणी बनाना है, जो अपने वैज्ञानिक लगे उनको क्या है कि बहुत सुविधा देना है और निवेश को प्रोत्साहन करना है। सुपर कंप्यूटिंग की ग्रिड को आपस में जोड़ना है, जिसके बारे में अपनी जो योजना बनाई है। और रणनीतिक क्षेत्र में इसमें आत्मनिर्भरता, भाई किसी अदर कंट्री पे डिपेंड नहीं रहना है। ये सब इसके उद्देश्य हो जाते हैं। तो आज यहीं तक कंप्लीट करते हैं। एक बार दोबारा से जो अभी तक पढ़ा है उसका रिवीजन देख लेते हैं, फिर उसके बाद में आज की कहानी को ख़त्म करते हैं। स्टार्टिंग से थोड़ा सा ब्रीफ में खटखट देख लेते हैं। आज पीढ़ियों से शुरुआत किया हुआ है। देखो, कंप्यूटर की पीढ़ी से तात्पर्य तकनीकी हार्डवेयर में परिवर्तन हो जाता है। पहली पीढ़ी 40 से 59 तक चलती है, वैक्यूम ट्यूब होता है, निर्वात मिली सेकेंड में मशीन भाषा इस्तेमाल। दूसरी पीढ़ी 59 से 65 तक चलती है, ट्रांजिस्टर हो रहा है, इसमें माइक्रो सेकेंड में गति होती है, कोबल प्रोटॉनिक्स की भाषा होती है। तृतीय पीढ़ी 65 से 75 तक चलती है, आईसी इस्तेमाल होता है, नैनो सेकेंड में गति होती है। चौथी पीढ़ी होती है एलएसआई, 75 से 89 तक एलएसआई वीएलएसआई इस्तेमाल होता है, मेमोरी सेमीकंडक्टर के रूप में इस्तेमाल होने लगती है, इसमें पिको सेकंड में गति होने लगती है, सी भाषा का विकास हो जाता है। पांचवी पीढ़ी 89 से अभी तक चल रही है, उसी में यूएलएसआई है ना, माइक्रो प्रोसेसर वगैरह ये सब इस्तेमाल होने लगते हैं। मैग्नेटिक बबल मेमोरी, सी प्लस पाइथन लिस्प है ना, और एआई वगैरह ये सब इसका इस्तेमाल होने लगता है। यहाँ पे फिर इनको भी देख लिया था, ये आशा नहीं है मतलब है ना, इनको जो भी डिटेल में देखा था और इसकी डिफरेंस भी देख लिए थे। जैसे कि डिफरेंस के बारे में बात करें अपन तो साधारण सुपर कंप्यूटर आकार में छोटे बड़े होते हैं, ठीक है, व्यक्तिगत उपयोग होते हैं, ये संस्था उपयोग करते हैं, समानांतर क्रम में सीढ़ी क्रम में चलते हैं, विशेष शुद्ध बहुउद्देशीय होते हैं। लाइनेक्स होता है इसमें सुपर कंप्यूटर में, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, ऊर्जा अधिक कम खपत कर रहे हैं। सुपर कंप्यूटर का वैश्वीकरण संभव है, इसके द्वारा डिजिटलाइजेशन संभव होता है। सुपर कंप्यूटर के विकास के बारे में देखा, 60 के दशक से शुरुआत हो जाती है ना। अमेरिकी वैज्ञानिक सेमूर क्रे होते हैं, इनको सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। वर्ल्ड लेवल भारत में विजय भाटकर साहब को जनक कहा जाता है। भारत अमेरिका ने 80 के दशक में कंप्यूटर देने से मना कर देते हैं सुपर कंप्यूटर, तो अपन सीडेक की स्थापना कर लेते हैं, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। अभी तुरंत ही देखा था, सीडेक का भाई उद्देश्य मिट्टी के अंतर्गत आता है, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के, उसका काम ही उद्देश्य ये रहता है भाई आपको सुपर कंप्यूटर बनाना है। तो विजय भाटकर साहब के नेतृत्व में परम 8000 सुपर कंप्यूटर बनाता है, जिसकी स्पीड गीगा फ्लॉप्स थी। फिर 92 से 98 में दूसरा जो दौर चलता है, मिशन चलता है, उसमें अपन ने टेरा फ्लॉप्स वाले बना दिए थे, है ना। और फिर उसके बाद में तीसरा मिशन चलता है, परम पदम कंप्यूटर बना लिया जाता है। इस टाइप से पैरेलल बहुत सारी संस्थाएं जैसे कि बीआरसी के बारे पर अनुपम बनाए इन्होंने,
है ना। DRDO की विशेष संस्था होता है, अनुभाग होता है, अनुराग, इसने पेश और ध्रुव बनाया हुआ है। इसरो के द्वारा सागा बनाया था, सी डॉट के द्वारा चिप्स बनाया गया था, और नाल होता है इसके द्वारा फ्लो सॉल्वर बनाया जाता है। तो सीडेक की भूमिका भी देखी थी अभी, जो मैंने जस्ट बता दिया है कि परम श्रेणी के सुपर कंप्यूटर का काम आरंभ कर देता विजय भाटकर के साहब के नेतृत्व में परम 8000 बना लिया जाता है, और दूसरी मिशन में 92 से 98 में परम 10,000 बना लिया जाता है। तीसरे मिशन में परम पदम कंप्यूटर बना लिया जाता है, टेराफ्लॉप से स्पीड होती है, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय में 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने से एक्जाफ्लॉप के सुपर कंप्यूटर का अपना सपना देखने लगते हैं, लक्ष्य बना लेते हैं, ठीक है। और पारुल और पार्स नाम के जो सॉफ्टवेयर बनाए थे जो सुपर कंप्यूटर से संबंध है। DRDO के बारे में देखा था, अनुराग संस्था है जो स्पेस नाम की सीरीज को बनाती है, जिसका काम रहता है लड़ाकू विमानों के निर्माण में, नाभिकीय रिएक्टर में, और मिसाइल के निर्माण में, प्रक्षेपास्त्र के। BRC को देखा, अनुपम नाम का ये बनाता है, जिसका काम होता है नाभिकीय विज्ञान में, क्या हो गया, चुप, परल है ना, परल होती है जो कि तेज सुपर कंप्यूटर का निर्माण करता है, ठीक है। और विक्रम 100 नाम रख देते हैं ये। सीडेक के बारे में बात करी अभी, अरे क्या हो गया, सीडेक के बारे में। परम सिद्धि AI जो बनाया था 63वां स्थान है इसको प्राप्त हुआ है। CDS और ICS जिम्मेदारी सौंपी गई भाई कि आपको सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है। एक ग्रिड नॉलेज का नेटवर्क का निर्माण किया है इनके द्वारा, इन्होंने, ठीक है। और आगे क्या देखा था इसमें, सीडेक के बारे में देखा था कि सीडेक मिट्टी के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है। और 88 में स्थापना होती है, सुपर कंप्यूटर का निर्माण इसका लक्ष्य है, और 88 में परम 8000 का निर्माण करता है, ठीक है। और एक राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन है। 15 में कैबिनेट समिति ने स्वीकृति दे दी 73 सुपर कंप्यूटर ग्रिड की स्थापना करनी है। 4500 करोड़ की लागत से इसकी घोषणा हो जाती है 7 वर्षों की अवधि के लिए। सीडेक और ISC को इसकी नोडल एजेंसी बना दिया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत 3 सुपर कंप्यूटर बना, परम शक्ति सेवाएं ब्रह्मा, ठीक है। और इसका उद्देश्य हो जाता है कि अग्रणी बनाना है सुपर कंप्यूटर में भारत को, वैज्ञानिक शोधकर्ता को अधिक सुविधा देना, उनको सुपर कंप्यूटर निवेश को प्रोत्साहन करना है, और आत्मनिर्भर बनना है, ठीक है। और सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड से जोड़ना है। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा शानदार सेशन रहा आज का। अपन ने पीढ़ियों के बारे में देखा था, बहुत शानदार। मुझे नहीं लगता कि स्टेप बेटर और भी कुछ हो सकता है, ठीक है, कहीं से भी कोई भी, हालांकि कुछ भी बेस्ट नहीं होता है, हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। तो आपको किसी को लगता है इसमें कुछ गलत है या फिर कुछ मिस कर रहा है, तो आप मुझे कमेंट में नीचे बताइएगा क्या करना है, तो आगे और भी सुधार किया जाएगा। और लगता है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं छूटेगा, इसी टाइप से आगे सीरीज चलती रही जब तक ये पूरा एक ख़त्म नहीं हो जाता है। सुपर कंप्यूटर वगैरह ये बहुत अच्छे से आज आपने डिस्कस किया। तो प्लीज़ मेरे चैनल यूट्यूब एग्ज़ाम अध्ययन इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं ताकि और भी सब्जेक्ट पे आगे वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।